काफी टाइम पहले जब मैंने एक वीडियो बनाया था, मतलब 2-3 महीने हो गए, तो मैंने कुछ सेक्टर्स के बारे में बात की थी। बेसिकली 3 सेक्टर के बारे में बात की थी। यहाँ पे आ जाता है सबसे पहला जो पीएसयू सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर। एक तरीके से पीएसयू छोड़ो, सिर्फ डिफेंस सेक्टर के बारे में बात की थी। दूसरा मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात की थी और तीसरा मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में बात की थी। और वहीं पे मैंने बताया था कि डिफेंस सेक्टर काफी आज से 3 महीने पहले काफी ओवर वैल्यूड हो चुका है। बीच में 1-2 बार और मैंने डिफेंस सेक्टर को लेकर वीडियो बनाई थी, जिसपे मुझे काफी निगेटिव कमेंट्स भी आए ओवर वैल्यूएशन को लेके। उसके बाद आपने देखा कि मैंने वीडियो बनाया, उसके बाद एचडीएफसी ने अपना डिफेंस के अंदर में इन्वेस्टमेंट बंद की। काफी गिरावट भी हुई डिफेंस सेक्टर में मेरे वीडियो बनाने के बाद। आप जाके चेक भी कर सकते हो। तो ये चीज है। डिफेंस सेक्टर के अंदर तो अभी भी काफी ओवर वैल्यूड है, पीएसयू सारे ही ओवर वैल्यूड भरे पड़े हैं, तो उसकी तो बात अभी भी नहीं हम करेंगे। लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, ये दोनों को एक साथ ही हम रखते हैं, इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग, जो कि अभी से आगे हम 4-5 साल भी देखते हैं तो काफी ग्रोथ इसके अंदर में आ सकती है। पर्सनली मैंने सोचा था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट फिर मैंने कैंसिल कर दिया प्लान, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर में ही मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो मुझे ज्यादा बेहतर, मतलब एक फुलफिलमेंट मिलती है मुझे कि हाँ, मैंने अच्छे फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सेक्टरल फंड के अंदर नहीं इन्वेस्ट करता मैं, लेकिन कई सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं। तो इस कारण से मैंने सोचा, उस टाइम पे भी मैंने बनाया था और अभी भी बना देता हूं, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग को आप एक साथ कंबाइन करके एक जगह रखते हो, अलग अलग भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक साथ भी है, तो ये जो सेक्टर है, जब तक प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये दोनों सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, अगले जैसे 4-5 साल का आप टारगेट ले सकते हो। तो इन 4-5 सालों में जो ये सेक्टर है, अभी तो काफी अच्छा, आप पीछे देखोगे तो तगड़ा रिटर्न दे चुका है, लेकिन उस रिटर्न से मतलब नहीं है। रिटर्न तो डिफेंस फंड ने भी दिया है, पीएसयू फंड ने भी दिया, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मतलब है आगे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या है। इस बजट में भी जो पैसा एलोकेट किया गया था इससे पहले वाले बजट में, उसी को कंटिन्यू रखा गया, कम नहीं, काटा नहीं गया है इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा। तो इसलिए डेवलपमेंट जिस तेजी से हो रही है इंफ्रा को लेके या फिर मैन्युफैक्चरिंग को लेके, वो उसी तेजी से अगले 4 साल तक यहाँ पे कंटिन्यू रखने वाली है। इवन जो बातें सरकार की है उससे भी ये हमें पता चलता है। तो पहला तो ये सेक्टर हो जाता है। इसके अलावा 2 सेक्टर है जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे हम ईवी वगैरह की बात नहीं करेंगे या फिर दूसरा कोई सेक्टर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ठीक है ईवी है, लेकिन मैं खुद ही ईवी में उतना ज्यादा इंटरेस्टेड अपने आप को नहीं मानता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, मुझे पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, फ्यूचर हो सकता है, फ्यूचर ईवी का ही हो सकता है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, गाड़ी चलाने की बात या पसंद जो गाड़ियां होती है, मुझे ईवी पसंद ही नहीं है। तो इसलिए, और अगर ईवी भी फ्यूचर है, तो 2 ऐसे सेक्टर्स हैं, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे ईवी सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो। और ये जो 2 सेक्टर है, ये ऐसा नहीं है कि अभी से 4 साल के लिए ही चाहिए। ये सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी से लेकर और जब तक दुनिया है तब तक चल सकती है। ऐसे सेक्टर से, मतलब जब तक देश हमारा सही रहेगा तब तक ये सेक्टर ग्रो करते रहेंगे। एनर्जी सेक्टर, या फिर बोले तो पावर सेक्टर, और दूसरा टेक सेक्टर। अब यहाँ पे हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत टेक सेक्टर के अंदर यही है, जो कि धीरे धीरे करके चेंज कर रही है। ये हमारे यहाँ जो टेक कंपनीज है, खासकर अभी की जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है, वो खुद कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती है। वो बाहर की, यूएस की, यूके की, यूरोप की कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वो खुद की प्रोडक्ट यहाँ की कंपनीज नहीं बनाती है। बट धीरे धीरे ये चेंज हो रहा है, टेक सेक्टर में आ रही कंपनीज जो खुद के प्रोडक्ट बना रही है। तो पहला तो टेक्नोलॉजी और दूसरा पावर सेक्टर हो जाता है। अब क्यों ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि एवरग्रीन सेक्टर है? अब देखो, मैं यहाँ पे सेक्टोरल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बस एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ, रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं खुद इनके अंदर इन्वेस्टेड नहीं हूं। मैं खुद डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूं, लेकिन आप लोग को जानना रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। अब टेक और पावर ऐसे सेक्टर हैं जो कि हमेशा एवरग्रीन रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पावर का जो, एनर्जी का जो सोर्स है वो बदलेगा, लेकिन एनर्जी की जो डिमांड है वो कभी नहीं बदलने वाली है। टेक्नोलॉजी और पावर दोनों इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए, कुछ काम करने के लिए चाहिए, ऐसा नहीं है।
कार नहीं होगी तो भी इंसान जिंदा रह लेगा, लेकिन पावर और टेक नहीं होगा तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा। पहले के टाइम में बात करते तो पावर सेक्टर में आपकी मेनली ऑयल एंड गैस वाली कंपनीज आती, लेकिन अभी के टाइम पे बात करें तो पावर सेक्टर में आपकी सोलर कंपनीज, हाइड्रो पावर वाली कंपनीज, विंड पावर वाली कंपनीज, रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनीज, काफी सारे टाइप की कंपनीज आ रही हैं। और खासकर जैसा ब्लैक रॉक के जो वहां पे सीईओ हैं, उनका कहना है कि आगे, अभी से अगर हम आगे बात करते हैं फ्यूचर में, तो जो यूनिकॉर्न्स, काफी सारे यूनिकॉर्न्स ऐसे निकल के आएंगे जो कि क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो कंपनीज हैं, उनके अंदर काफी पोटेंशियल यहाँ पे है, और सिर्फ अभी के लिए नहीं, अभी से लेके आगे तक भी। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी की जो खोज है, जिससे हम वातावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके जो भी काम है वो करने के लिए, तो इसके लिए हमेशा ही नई नई एनर्जी की कंपनीज आती रहेंगी, हमेशा ही इस दिशा में जो रिसर्च डेवलपमेंट है, जो खोज है, वो होते रहेगा। और हमेशा ही यहाँ पे जो कंपनीज होगी उनके पास काम भी होगा। कुछ कंपनीज अच्छा करेंगे, कुछ कंपनीज मर जाएंगी, लेकिन आती जाती रहेंगी और काम होता रहेगा। पहली तो ये हो जाती है। और दूसरा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए हर किसी सेक्टर में। अगर आप बात करो डिफेंस सेक्टर की ही बात करते हो, तो डिफेंस के अंदर टेक की जरूरत नहीं होती है, डिफेंस के अंदर एनर्जी सोर्स की जरूरत नहीं होती है, दोनों चाहिए। अगर आप बात करते हो मैन्युफैक्चरिंग या एनर्जी सेक्टर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर में, तो वहां पे टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती है। अगर आप बात करते हो ईवी सेक्टर के अंदर में, तो क्या वहां पे टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती है, एनर्जी की जरूरत नहीं है? तो एनर्जी और टेक्नोलॉजी ऐसे सेक्टर है जो कि एवरग्रीन सेक्टर है, तो इस पे आप रिसर्च एनालिसिस कर सकते हो। बाकी जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड बैंकिंग का जो सेक्टर है, वो अगले 3-4 साल के लिए डेफिनेटली अच्छा कर सकता है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रा, ये 3-4 साल के लिए अच्छा कर सकता है। तो इनमें शॉर्ट टर्म का गोल बनता है, शॉर्ट टर्म का टारगेट बनता है। लेकिन जो टेक और पावर वाले जो सेक्टर है, उनमें एवरग्रीन टारगेट बनता है कि उसमें जब तक है इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। तो ये कुछ फंड्स है, सेक्टर्स हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, जिनके अंदर एनालिसिस की जा सकती है, जिनको देखा सकता है, जा सकता है, जो यहाँ पे दिमाग लगाना चाहते हैं। मेजॉरिटी में इन्वेस्टर के लिए ये नहीं, मैं ज्यादातर लोग लाइक मेरी तरह डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर इन्वेस्ट करें तो ज्यादा बेहतर है, टेंशन फ्री रह सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो तो इनके अंदर आप स्टडी कर सकते हो। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ लेना। और अभी के टाइम पे मुझे यही सेक्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं, जिनके अंदर हलचल होने वाली है अगले कुछ सालों में। आप अपनी राय इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर देना।